स्टॉक पिकर के रूप में दलाल स्ट्रीट पर जाने जाते हैं। अगर आपको बाजार में कहीं अल्फा जनरेट करना है, अल्फा का मतलब जो बाजार में रिटर्न आया उससे कुछ प्रतिशत और रिटर्न जनरेट करना है, तो आपको हिरेन वैद साहब से जुड़ना होगा। नमस्कार हिरेन जी, स्वागत है आपका। एक बहुत ही अहम दिन जब हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक रिस्क ऑफ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आपके हिसाब से आप इस सिचुएशन को कैसे पढ़ रहे हैं और क्या आपको भारतीय बाजार और कष्ट में आते हुए दिखते हैं आगे आने वाले 2-3 महीनों में? देखिए, अब ये इवेंट जो है, इसकी वजह से रिस्क ऑफ तो आना ही है। और ये सिर्फ इंडिया की बाजार के लिए नहीं है, ये ग्लोबली भी है। एक जो चैलेंज है इंडियन मार्केट के लिए जब ऐसी इवेंट होती है, वो है क्रूड ऑयल प्राइस, जो तकरीबन $100 के ऊपर अब चल रहा है। तो हम ये होप करते हैं कि ये जो भी जियोपॉलिटिकल अब इशू है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो कितनी देर चलता है। अगर ये जल्दी खत्म हो जाता है तो मेरे हिसाब से एक हिसाब से इसको पॉजिटिव लिया जाएगा कि चलो, ये एक इवेंट जो सर पे लटक रहा था वो मोरलेस हो गया। लेकिन इसकी जानना, इसमें ये कितना चलेगा, और अगर नेटो के जो देश हैं वो इस लड़ाई में जुड़ते हैं कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं जुड़ते तो मुझे लग रहा है कि शायद ये जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो जुड़ते हैं तो फिर ये बाजार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी जो मार्च का महीना है, वहां पे फरवरी और मार्च में काफी सारे इवेंट हैं, तो शायद बाजार थोड़े दबाव में रह सकता है। वे जी, एक और चीज़ अगर आप देखें, हर कोई घटना जो होती है वो बाजार के एक अंश पर, एक सेक्टर पर, एक समूह पर एक डैमेज डाल के जाती है। अभी आप कह रहे थे कि नेटो एकत्रित होकर अगर आप देखें इसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर आप रशिया इन आइसोलेशन भी देखें, वो एक बड़ा कमोडिटी प्लेयर भी है। चाहे वो क्रूड को देख लीजिए, चाहे वो मेटल्स को देख लीजिए, निकल को देख लीजिए आप, चाहे वो कॉपर को देख लीजिए। इसको देखते हुए, इस सप्लाई डिस्ट्रप्शन को देखते हुए, आप ऐसा एक अंश बाजार का जिससे थोड़ा दूर रहना चाहेंगे इस वक्त, वो क्या होगा? नहीं, देखिए, अभी मेरे हिसाब से जब ऐसी घटना घटती है तो जो इन्वेस्टर हैं उन्हें बाय एंड लार्ज अनप्रॉफिटेबल कंपनीज हो या टर्न अराउंड टाइप कंपनीज हो, या तो एकदम ही स्मॉल और मिड कैप हो, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए कि जब तक की क्लैरिटी नहीं आए। और ऐसे समय में अगर निवेश करना हो तो बाय एंड लार्ज लार्ज कैप्स में जाएं इस समय पे, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी है और वहां पे रिलेटिव सेफ्टी भी है। तो मेरे हिसाब से इस समय पे बहुत ही स्मॉल और मिड कैप्स जो है वहां से थोड़ा दूर रहना चाहिए और ज्यादा करके लार्ज कैप पे ध्यान देना चाहिए। हिरेन जी, हम लोग पहले समझ रहे थे या भाप रहे थे कि यूएस फेडरल रिजर्व मार्च में जो रेट्स बढ़ाएगा या कम से कम संकेत देगा कि किस तरीके से ब्याज की दरें बढ़ती हुई दिखेंगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, वो एक मेजर हर्डल था। और उस दौरान आप इस समस्या को फ्लेयर अप करते हुए देख रहे हैं वेस्टर्न यूरोप में। आपके हिसाब से क्या यूएस फेडरल रिजर्व अब नर्म पड़ सकता है, ये देखते हुए कि अब ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल रिकवरी और खासकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था शायद थोड़ी दिक्कत में हो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से? देखिए, फेड क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो मार्च में ही पता चलेगा। लेकिन जो बहुत ही अग्रेसिव टाइटनिंग की बात चल रही थी, मुझे लगता है कि वहां पे शायद फेड ये इंडिकेट करे कि वो रेट तो बढ़ाएगी,
लेकिन एकदम से रेट न बढ़ा के वो जो है बहुत धीरे धीरे रेट बढ़ाएगी, ऐसा ये अनसर्टेनिटी जो इस सिचुएशन से खड़ी हुई है उसकी वजह से जो एक्सट्रीम टाइटनेस की बात कर रहे थे वो शायद ना हो। बट क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। और कितना इम्पैक्ट है डायरेक्ट रशिया का यूएस पे, ये भी आज जानना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो इस बात का अगर आप देखें, अंदाजा लगाना कि एग्जैक्टली अगर आप देखें इस अभी स्मॉल स्केल वॉर का यूएस पे कितना असर पड़ेगा, आप कहना मुश्किल समझते हैं, और इसका रेट हाइक की प्रोसेस पर क्या इम्पैक्ट होगा अभी आप उसको जज नहीं करना चाहेंगे। अच्छा वेद जी, एक बताइएगा, हर मुश्किल हालात में ही आप इस बात के बारे में विचार करते हैं कि जनाब ये स्टॉक जो कि मेरी रीच से पहले काफ़ी दूर था, या ये स्पेस जो कि मेरी रीच से काफ़ी दूर था, मुझे नहीं मालूम कि एक बहुत पर्याप्त समय है पूछने का कि नहीं, लेकिन हाँ आज हम बहुत क्रिटिकल लेवल्स के नीचे वॉलेट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी डैमेज प्राइस हो चुका है। एक अच्छा निवेश शुरू करने के लिए सही वक्त है क्या ये, और स्टैगर्ड वे में अगले 2-3 महीने में आप शॉपिंग करना चाहेंगे तो क्या शॉपिंग करना चाहेंगे? वो चीज़ जो कि आपके प्राइस रेंज से काफ़ी दूर थी पहले, जो बीइंग एक्सपेंसिव का तमगा लेकर चल रही थी। तो मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, परंतु ये मुझे डेफिनेटली लगता है कि स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो जब भी वॉर जैसा सिचुएशन होता है और जब भी वो खत्म होता है तो जनरली मार्केट्स उसके बाद रैली करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी जहां पे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो आपे के बाहर थे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, वो अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से देखा जाए तो वहां पे निवेश किया जा सकता है। एक दूसरी तरह से ऐसे भी देखा जा सकता है कि इस फॉल में जो सेक्टर या जो कंपनियां ज्यादा नहीं गिरी हैं, जिन्होंने रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाया है, वहां पे भी निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ है उन कंपनियों और सेक्टर में, जैसे बैंक्स हैं, ऑटोज हैं, तो वहां पे जब भी मार्केट रिकवर होगी सबसे पहला फास्टेस्ट रिकवरी वहां हो सकता है। तो ये एक दूसरा नजरिया है जिस तरीके से हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जो करेक्शन में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है वो रिकवरी में भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो इस हिसाब से ये मद्देनजर रखते हुए अगर आप जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं उनके जो लीडिंग कंपनीज हैं लार्ज कैप में, उसमें निवेश करें तो इस करेक्शन या ये सॉफ्ट पैच का इन्वेस्टर जो है वो फायदा उठा सकता है। क्या मैंने ये ठीक समझा, ये देखा जाए कि जो पीक से सबसे कम इंडेक्स गिरा है इस गिरावट में, वहीं पर आप लार्ज कैप्स और ब्लू चिप्स पर थोड़ा थोड़ा निवेश कीजिए, ताकि अगर बाजार में रिवर्सल आए तो ये आपको सबसे ज्यादा दौड़ता हुआ दिखेगा, या यही स्टॉक्स में आपको सबसे ज्यादा मोमेंटम दिखेगा। क्या मेरी समझ ठीक है? बिल्कुल सही है, आपने जो बताया वही मेरा कहने का तात्पर्य था कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनमें आप धीरे धीरे निवेश करिए। वहां पे मुझे लग रहा है कि अगर जब भी रिकवरी आएगी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये नहीं कह सकते अभी, लेकिन जब भी रिकवरी आएगी मुझे लग रहा है कि वहां पे सबसे पहले आपको आपके भी उस इन्वेस्टमेंट में रिकवरी दिखेगी। हिरेन जी, जरा इस चर्चा को आगे लेकर बढ़ते हैं। आपने स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स का जिक्र किया और हमारी रिसर्च टीम यहाँ पर प्रतिशत के दर पर आपको दिखाएगी कौन कौन से इंडिसेस में सबसे कम गिरावट हुई है। आप ये बताएं कि कौन से सेक्टर्स में बिल्कुल दूर रहना है सन 2022 में? क्या आपको लगता है कहीं पर भी रिकवरी नहीं होती हुई दिखेगी?
नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कंपनियां हैं जो प्रॉफिट या कैश फ्लो नहीं बनाती हैं, उनसे दूर रहें तो बेहतर है, क्योंकि जब रिस्क ऑफ होता है तो बाजार में पैसा ज्यादा करके जहां पे मुनाफा, रिटर्न रेशियोज, कैश फ्लो और लो डेट वाली जो कंपनीज होती हैं, वहां पे जनरली पैसा या पूंजी जाती है। और जो बहुत ही लॉन्ग टर्म में जो मुनाफा कमाने वाली कंपनियां होती हैं, वहां पे अक्सर रिकवरी बहुत लेट आती है। तो मेरे हिसाब से जो 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 आम इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, उसे प्रॉफिटेबल, हाई कैश फ्लो, लो डेट कंपनीज में ही निवेश करना चाहिए इस वक्त पर। ओके भाई जी, जब आप कहते हैं कि रिकवरी या फिर कॉन्फिडेंस को रीगेन करना, ये पूरी की पूरी जब प्रोसेस शुरू होगी तो शायद सबसे पहले इसका इम्पैक्ट और फायदा, और अगर आप देखें जो रुझान है वो दिखाई देगा बैंकों पर। जी ये बताइए, इस बार के पूरे अर्निंग सीजन को आप बैंकों के लिए कैसे देखते हैं? निजी बैंकों ने तो अच्छे नतीजे दिए, नो डाउट। आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, एक्सिस को देखिए, इंडसइंड बैंक को देखिए। सरकारी बैंकों के नंबर्स अच्छे थे, साथ ही साथ उनकी एसेट्स क्वालिटी में एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट था। ये एक हाईलाइट थी इस अर्निंग सीजन की। बैंकों में आपका कॉन्फिडेंस क्या है? आपकी अब तक की जो मंत्रणा हुई और शैल जी के प्रश्न का जो आपका जवाब था, उसमें आपका बैंक्स में एक कॉन्फिडेंस झलक रहा था। तो बैंक्स में आप कितने एग्रेसिव हैं और इस डिप में आप कितने बड़े बायर रहेंगे? देखिए, जो बैंक्स हैं, मुझे लग रहा है कि 2022-23 में जो उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोविजन किए थे, वो उस प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे इकोनॉमी बाउंस बैक होती है तो क्रेडिट ग्रोथ भी बाउंस बैक होगा। तो मेरे हिसाब से जो लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या जो लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, हम खैर पब्लिक सेक्टर में निवेश नहीं करते हैं, ज्यादा करके हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाते हैं। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक है या एक्सिस बैंक है या फिर बजाज फाइनेंस है, इन कंपनियों में निवेश करना चाहिए। वहां पे मुझे लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है नेक्स्ट ईयर वो काफी नॉर्मलाइज हो जाएगी, क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज हो जाएंगे और मुनाफा अच्छी तेजी से बढ़ सकता है 22-23 में। सो आई थिंक दिस इज अ ईयर ऑफ रिकवरी। वेद साहब, ये जो हम लोगों ने एक बहुत ही गहरा कट आता हुआ देखा है भारतीय बाजारों में, निफ्टी 2000 पॉइंट अपने पीक से करेक्ट कर चुका है, यानी कि लगभग 11% नीचे है। इससे आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा इंटरनेट कंपनीज पर जो लिस्टेड हैं, वो 50% से ज़्यादा करेक्ट कर चुकी हैं। कई स्टेजेस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कट्स आ रहे हैं। आपके हिसाब से क्या ये स्पेस अब ठीक ठाक वैल्यू जोन में है? नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आप कोई इस इंटरनेट स्पेस में किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल से प्रभावित रहे हों, लेकिन प्राइस आपको 2-3 महीने पहले महंगा दिखता हो, अब ठीक होता हुआ दिखता हो, तो इस स्पेस का जिक्र कीजिए। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि अब इस स्पेस में जो है वैल्यूएशंस एक रीजनेबल लेवल पे आना शुरू हुए हैं और डेफिनेटली हम उसका एडवांटेज भी लेंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर इन्वेस्टरों से कहूंगा कि अगर इस स्पेस में यदि आपका मिनिमम 5 साल का व्यू ना हो तो इसमें ना पड़े, क्योंकि जैसे मैंने समझाया कि खैर इस स्पेस में 2 तरह की कंपनियां हैं। एक ऐसी कंपनियां हैं जो मुनाफा भी करती हैं, थोड़ी ऐसी कंपनियां भी हैं जो मुनाफा नहीं करती। जो मुनाफा नहीं करती वहां पे हमें इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मुनाफा करती हैं, जहां पे वैल्यूएशंस रीजनेबल होने आ रहे हैं, अभी अपॉर्चुनिटी आएगी अगले कपल ऑफ मंथ्स में, तो वहां पे हम जरूर निवेश करेंगे, लेकिन विथ अ रीजनेबली वेरी वेरी लॉन्ग टर्म व्यू। तो अगर 3 से 5 साल का व्यू है तभी निवेश करें, वरना वहां निवेश ना करें।
वेद जी, एक चीज़ जो कि इस वक्त बहुत सिंपली जहन में आती है, इस टर्बुलेंस के बीच में, अनिश्चितता के बीच में, आप वॉर जोन में हैं इस वक्त, पूरा फाइनेंशियल मार्केट, गोल्ड कितना सेफ है और 52,000 रुपए के प्राइस पे एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए या फिर एक निवेशक के लिए या फिर वो जो सीधे तौर पे गोल्ड खरीद सकता है, एक कितना सुरक्षित विकल्प है? देखिए, गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो अनसर्टेनिटी में काफी स्टेबल रहता है, थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो अगर आप को लग रहा है कि ये बहुत समय तक ऐसा ही चलेगा, तो शायद आप थोड़ी सी अपनी पूंजी गोल्ड में लगा सकते हैं। परंतु मैं गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मानता नहीं हूं, क्योंकि इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, बट उसमें कोई यील्ड नहीं है। और लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से जो कंपनियां कैश फ्लो और मुनाफा कमाती हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ देती है। आप टेम्पररीली गोल्ड में छुप सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, ये मेरा मानना है। परंतु ये एक ऐसा एसेट है जो जब सिचुएशन में बहुत तकलीफ होती है तो वहां पे एक सेफ्टी रहती है, एक आपका वैल्यू बना रहता है पैसों का। तो जरूर इसमें थोड़ा सा निवेश करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। टेम्पररीली भी आप थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, परंतु लॉन्ग टर्म में आई एम नॉट अ बिग वोटरी ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड ब्लॉकिंग योर कैपिटल in an asset which does not yield any rewards other than just price appreciation. वैद साहब, क्योंकि आप बाज़ार में लगभग 25 साल से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं और कम से कम आपने और मैंने ओपन आउटक्राई देखा, बाज़ार का कंप्यूटराइजेशन देखा, डीमैट देखा, और अब सूरत हाल ये है कि हम लोग मोबाइल से भी इन्वेस्टमेंट और निवेश कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जो लोग इतनी लंबी अवधि से बाज़ार से जुड़े हुए होते हैं, उनकी एक गट फील होती है और वो ये गट फील बताती है कि भाई बाज़ार बहुत गर्म हो गया या यहाँ से अब ठीक ठाक है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है, आपकी गट फील भारतीय बाज़ारों के बारे में क्या है? हम 2000 पॉइंट करेक्ट कर चुके हैं निफ्टी पर, लेकिन विदेशी बाज़ार देखें आप, जैसे कि नैस्डैक, वहाँ पर 20% के कट आ चुके हैं। आपकी राय? देखिए, मुझे लगता है कि आपने गट की बात की, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जो इंडिया में जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है और जो करंट करेक्शन अगर अपन देखते हैं, आपने निफ्टी का जिक्र किया, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है। काफी स्पेक्युलेटिव पोजीशंस मेरे हिसाब से अब लिक्विडेट हो चुकी हैं। तो अब मुझे ठीक ठाक लग रहा है मार्केट। मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 महीने में इन्वेस्टरों को धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि 2 से 3 साल के व्यू से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब यहां से मुझे कोई बहुत बड़ा डर नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ भी हो सकता है शॉर्ट रन में बाजार में, आप कह नहीं सकते, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम ऐसे लेवल पे पहुंचे हैं जहां पे लॉन्ग टर्म निवेश की शुरुआत फिर से करनी चाहिए। इस बहुत ही अच्छी, सटीक और प्रैक्टिकल सोच पर वैद साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं CNBC आवाज़ की तरफ से। आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी अच्छी प्रैक्टिकल राय दी कि फ़िलहाल उनको लगता है कि बाज़ार सीमित दायरे में चलेगा, जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी और यहाँ से अगले 1-2 महीने में बढ़िया स्टॉक पिकिंग आपको होती हुई दिखेगी। ध्यान दीजिए उन सेक्टर्स पर जहाँ आपको सबसे कम गिरते हुए दिखे हैं इस गिरावट में, और उन सेक्टर्स की ब्लू चिप्स पर जहां पर बढ़िया कैश फ्लोज, मजबूत P&L अकाउंट्स और अच्छे ब्रांड्स हैं। धीरे धीरे करके ख़रीदारी करने की चेष्टा कीजिए। एक नए सूर्य की और एक नया उदय आपको शायद आपके पोर्टफोलियो में होता हुआ दिखेगा। हिरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर फिलहाल 10 के दमदार ट्रेड्स को हम लोग समेटते हैं। नीरज जी माइक